आज हम बिलियनों का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अर्थात अणुसंख्यक गुणधर्मों के असामान्य मान। ये टॉपिक वास्तविकता में अणुसंख्यक गुणधर्मों को और गहराई से समझने में मदद करता है। जैसा कि आप पूर्व में चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी परासरण दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन को डिटेल में स्टडी कर चुके हो तथा इनके प्रायोगिक निर्धारण की विधियों को भी स्टडी कर चुके हो। अधिकांश विलय में ये देखने को मिलता है कि प्रायोगिक रूप से प्राप्त अणुसंख्यक गुणधर्म का मान और जो अलग अलग अणुसंख्यक गुणधर्मों में हमने समीकरण प्राप्त की थी, सूत्र प्राप्त किए थे, उनके द्वारा निर्धारित अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अनेक विलयों के लिए अणुसंख्यक गुणधर्म के सैद्धांतिक मान जो सूत्र द्वारा निर्धारित होता है और प्रायोगिक मान भिन्न भिन्न होते हैं। यदि जो पूर्व में पढ़े गए सूत्र हैं, जैसे परासरण दाब में पाई v = nRT था, ऐसे ही वाष्प दाब अवनमन के लिए, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन के लिए प्राप्त सूत्र थे, उनके वो सूत्र यदि सही हैं तो सैद्धांतिक और प्रायोगिक मान समान होने चाहिए, लेकिन वो भिन्न भिन्न होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, उस कारण को हम इस एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में स्टडी करेंगे। जैसा आप जानते हो कि अणुसंख्यक गुणधर्म का मान विलय के बिलियन में कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि किसी भी कारण से विलयन में विलय के कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है, अर्थात घोली हुई संख्या और घुलने के बाद में उपस्थित कणों की संख्या में अंतर है, तो अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रायोगिक और सैद्धांतिक मान समान नहीं होते हैं। अब आता है कि ये कारण कि किस प्रकार से विलय के कणों में की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। अनेक विलय ऐसे होते हैं जो विलयन में घुलने के बाद वियोजित हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। सभी आयनिक कंपाउंड यदि जल में घोले जा रहे हैं, लवण जिन्हें हम कहते हैं, तो वो धनायन और ऋणायनों के रूप में वियोजित होते हैं। उनकी वियोजन की मात्राएं अलग अलग हो सकती हैं। कुछ विलय ऐसे होते हैं कि उनके अणु आपस में संयुक्त होकर के बृहद अणुओं का, मैक्रोमोलिक्यूल्स का निर्माण कर लेते हैं, यानी संयोजन हो जाता है। तो इस संयोजन और वियोजन के कारण विलय के घोली गई संख्या और वास्तविकता में विलयन में उपस्थित संख्या समान नहीं होती हैं। तो जब संख्या समान नहीं है, यानी विलय के कणों की संख्या परिवर्तित हो रही है, तो अणुसंख्यक गुणधर्म का मान भी प्रायोगिक मान सैद्धांतिक मान से भिन्न हो जाता है। इस भिन्नता को प्रदर्शित करने के लिए वानटॉफ ने एक गुणांक परिभाषित किया, जिसे वानटॉफ फैक्टर, वानटॉफ गुणांक कहते हैं, और उसे हम आयोटा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको निर्धारित करने के लिए वानटॉफ ने परासरण दाब के सैद्धांतिक और प्रायोगिक मानों की गणना की और उसने माना कि सैद्धांतिक मान की तुलना में प्रायोगिक मान जो है वो आयोटा टाइम्स है, आयोटा गुना है। जब आयोटा गुना है तो उसके सापेक्ष इसकी गणना की। जैसे हमें मान लें कि
पराशर दाब का सैद्धांतिक मान यदि पाई थ्योरेटिकल द्वारा प्रदर्शित करें तो एन मोल विलेय को V आयतन में कैपिटल T केल्विन टेम्परेचर पर घोलने पर वानटॉप समीकरण का मान पाई थ्योरेटिकल V इजिकल टू nRT होगा। अब ये तो सैद्धांतिक मान हो गया, लेकिन जब हम वास्तविकता में देखते हैं तो विलेय के कणों संयोजित होकर के या वियोजित होकर के उनकी संख्या परिवर्तित हो जाती है और उस परिवर्तन का रिजल्ट मान लेते हैं आयोटा गुना है। तब इसी पराशर दाब का सैद्धांतिक मान प्रायोगिक मान हम मान लें कि पाई ऑब्जर्व है। तब ये समीकरण जो समीकरण 2 में हम प्रदर्शित कर रहे हैं के अनुरूप होगी पाई ऑब्जर्व इंटू V इजिकल टू आयोटा nRT होगी। यदि इस समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दें हम तो nRT से nRT कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल होगा, तब बचेगा आयोटा बराबर पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई थ्योरेटिकल, अर्थात पराशर दाब का प्रायोगिक मान बटे पराशर दाब का सैद्धांतिक मान। जब पराशर दाब, वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन को हम डिटेल में स्टडी कर रहे थे, तब पराशर दाब और वाष्प दाब में संबंध स्थापित किया था। ध्यान होगा आपको कि पराशर दाब वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है और वाष्प दाब का अवनमन क्वथनांक उन्नयन के समानुपाती था, वाष्प दाब का अवनमन हिमांक अवनमन के समानुपाती था। अर्थात ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे के समानुपातिक रिलेशन रखते हैं, समानुपातिक संबंध रखते हैं। तब इस समीकरण को हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, आयोटा बराबर पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई थ्योरेटिकल इजिकल टू डेल्टा P, यानी वाष्प दाब अवनमन का प्रायोगिक मान बटे वाष्प दाब अवनमन का थ्योरेटिकल मान, अथवा डेल्टा TB ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा TB थ्योरेटिकल, प्रायोगिक मान क्वथनांक उन्नयन का बटे सैद्धांतिक मान क्वथनांक उन्नयन का, या बराबर डेल्टा TF ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा TF थ्योरेटिकल, हिमांक अवनमन का प्रायोगिक मान बटे हिमांक अवनमन का सैद्धांतिक मान। ये इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो जो न्यूमरेटर में है अंश के रूप में है प्रायोगिक मान है और हर डिनोमिनेटर के रूप में सैद्धांतिक मान है। तो हम लिख सकते हैं इसे कि आयोटा बराबर अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटे अणुसंख्य गुणधर्म का सैद्धांतिक मान, कोई भी चारों में से कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो उसके लिए। यहीं से इस आयोटा वानटॉप गुणांक की परिभाषा मिल जाती है कि किसी भी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक और सैद्धांतिक मान का अनुपात ही वानटॉप गुणांक आयोटा कहलाता है। वानटॉप गुणांक कहलाता है चूंकि अणुसंख्य गुणधर्म विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं और विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं। तो इस आयोटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आयोटा बराबर विलेय के कणों की प्रायोगिक संख्या बटे विलेय के कणों की सैद्धांतिक संख्या। कोई भी जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की थी चारों ही, उनमें ये भी आपको ज्ञात है कि अणुसंख्य गुणधर्म का मान जो विलेय है उसके अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब व्युत्क्रमानुपाती और उसको यहाँ हम लिखें तो आयोटा बराबर विलेय का सैद्धांतिक अणुभार बटे विलेय के प्रायोगिक अणुभार के बराबर हमें ये प्राप्त होता है। इन सभी सूत्रों में से किसी भी प्रकार से जो हमें ज्ञात हो आयोटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि अणुभार मालूम है, सैद्धांतिक रूप से हम उसका अणुभार निकालें और किसी भी विधि द्वारा हम उसका
अणुभार निकालने वो प्रायोगिक अणुभार कहलाएगा, उनका अनुपात निकालते हैं तो आयोटा का मान मालूम हो जाता है। या फिर हम किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान निकालें प्रायोगिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से जो सूत्र के द्वारा निकलता है उनका अनुपात निकाल लें हम, तो भी हमें आयोटा का मान प्राप्त हो जाता है। इस आयोटा का मान यदि 1 आता है तो विलेखी कणों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और यदि आयोटा का मान 1 से ज़्यादा आता है तो प्रायोगिक मान सैद्धांतिक मान से ज़्यादा होगा। और ये तभी संभव है जब विलेखी कणों का वियोजन हुआ होगा। और यदि आयोटा का मान 1 से कम आता है तो अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक मान सैद्धांतिक मान से कम होगा। और प्रायोगिक मान कम हो रहा है इसका अर्थ यह हुआ कि अणुओं के मध्य संयोजन कॉम्बिनेशन हो गया है, एसोसिएशन हो गया है, जिससे कणों की संख्या में कमी आ गई है। इस तथ्य के आधार पर हम किसी भी विलेय के वियोजन की मात्रा, संयोजन की मात्रा का भी निर्धारण कर सकते हैं। तो पहले हम विलेय के वियोजन की मात्रा की गणना कर लेते हैं और टॉपिक हमारा चेंज कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड। विलयन में उपस्थित कुल अणुओं का वह अंश जो वियोजित होता है वियोजन की मात्रा कहलाती है। मान लें 100 में से 70 मॉलिक्यूल वियोजित हो रहे हैं तो 70/100 यानी 0.7 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। माना एक सामान्य विद्युत अपघट्य AXBY है जो इस समीकरण में द्वारा प्रदर्शित प्रकार से वियोजित होती है। AXBY इक्वल टू XA प्लस वाई प्लस वाई वी माइनस है, यानी कि AXBY के वियोजित होने पर A प्लस वाई आयन धनायन के X आयन बनते हैं और ऋणायन के Y आयन बनते हैं। मान लें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है और विलयन में घोले गए विलेय के अणुओं की संख्या 1 मोल है, जिसमें से अल्फा मोल उसके वियोजित हो जाते हैं। तो अवियोजित विलेय के कणों की संख्या कितनी रहेगी 1 माइनस अल्फा, क्योंकि 1 मोल हमने लिया था, अल्फा मोल उसमें से वियोजित हो गए तो 1 माइनस अल्फा मोल बचा। एक मॉलिक्यूल के वियोजित होने पर X धनायन Y ऋणायन बनते हैं। इस कारण धनायनों की संख्या कितनी होगी, अल्फा वियोजित हुए X अल्फा हो गए और ऋणायन की संख्या Y अल्फा हो गई। इस समय अब विलयन में कुल अवियोजित अणु 1 माइनस अल्फा है और वियोजन के बाद में बने धनायन X अल्फा और ऋणायन Y अल्फा है। तो कुल कणों की संख्या कितनी होगी, इनको हम जोड़ लें तो प्रभावी कणों की संख्या 1 माइनस अल्फा जो अवियोजित हैं, X अल्फा बने हुए धनायन, Y अल्फा बने हुए ऋणायन, ये हमें मिलता है। यहाँ से हम अल्फा कॉमन ले लें तो इक्वेशन हमें मिल जाएगी 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 मोल। ये कणों की प्रभावी संख्या या प्रायोगिक संख्या होगी। विलेय के कणों की सैद्धांतिक संख्या कितनी है, 1 मोल है। हम अभी हमने ज्ञात किया था कि आयोटा का मान कितना होता है, क्वांटम गुणांक आयोटा विलेय के कणों की प्रायोगिक संख्या बटे विलेय के कणों की घोली की संख्या या सैद्धांतिक संख्या। प्रायोगिक संख्या अभी हमने निकाली थी, कितनी है 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 मोल, और सैद्धांतिक संख्या कितनी थी 1 मोल। ये हमने इस समीकरण में प्रतिस्थापित किया तो ये वैल्यू हमें मिली, और इस वैल्यू को और सॉल्व करें हम 1 से भाग देने के बाद में आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1। इस 1 को ट्रांसफर करके हम इधर ले जाएं
जब इधर ले जाएंगे तो आयोटा माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वन हमें मिला, और अल्फा बराबर निकालेंगे तो आयोटा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वन। यहाँ एक्स धन आयनों की संख्या, वाई ऋण आयनों की संख्या है, और टोटल आयनों की संख्या एक्स प्लस वाई हुई। जैसे हम एन से स्मॉल एन से यदि प्रदर्शित करें तो इस इक्वेशन का प्रारूप हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू आयोटा माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण हमें प्राप्त होती है। इस समीकरण के द्वारा हम किसी भी विलय के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें आयोटा का मान ज्ञात हो। और आयोटा का मान ज्ञात करना काफ़ी आसान है कि हम किसी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का प्रायोगिक रूप से मान निकालें और सैद्धांतिक मान निकालें, उनका अनुपात निकालें, आयोटा का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। अब दूसरा मान होता है संयोजन की मात्रा की गणना, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। विलयन में उपस्थित विलय के कुल अणुओं का वह अंश जो संयोजित एसोसिएट होता है, संयोजन की मात्रा कहलाती है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहलाता है। मान लेते हैं किसी विलयन के दिए गए आयतन में एक मोल विलय को घोलने पर उसके एन अणु संयोजित होकर के बृहद अणु का, मैक्रोमोलिक्यूल का निर्माण कर लेते हैं। यानी एन अणु, यानी ऑर्डर ऑफ एसोसिएशन कितना, ऑर्डर का मतलब एक बड़े मॉलिक्यूल को बनाने में कितने छोटे मॉलिक्यूल लगे। तो एन हम मान रहे हैं ऑर्डर ऑफ एसोसिएशन है, तो एन ए इज इक्वल टू ए एन। यदि एन इज इक्वल टू दो है तो ए टू हो जाएगा ये, यानी दो अणुओं को मिलकर के एक बड़ा अणु बन गया। एन इक्वल टू चार है तो चार छोटे मॉलिक्यूलों को मिलकर के एक बड़ा अणु बन गया। हम मान लें डिग्री ऑफ एसोसिएशन की वैल्यू भी अल्फा है, तब इसमें से एक मोल यदि हम ले रहे हैं तो अल्फा मॉलिक्यूल उसके एसोसिएट होकर के वृहद अणु में बदल गए, तो वृहद अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, अल्फा अपॉन एन हो जाएगी, और जो असंयोजित अणु बचेंगे उनकी संख्या कितनी रहेगी, वन माइनस अल्फा के बराबर होगी। तो अब विलयन में वन माइनस अल्फा असंयोजित अणु और बड़े अणु अल्फा अपॉन एन, तो कुल अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन के बराबर होगी। ये वन माइनस अल्फा असंयोजित अणु हैं और अल्फा अपॉन एन संयोजित होकर के बड़े अणुओं का निर्माण कर चुके हैं, वो संख्या हो गई। हम अभी जैसे पढ़ा था उसी प्रकार से कि आयोटा इक्वल टू कितना होता है, विलय के कणों की प्रभावी संख्या या प्रायोगिक संख्या बटे विलय के कणों की सैद्धांतिक संख्या। प्रायोगिक संख्या कितनी है, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। सैद्धांतिक संख्या एक मोल लेकर करके चल रहे हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो आयोटा इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, ये हमें मिल जाता है। इस वैल्यू को यदि हम सॉल्व करें तो वन को ट्रांसफर करके इस ओर ले जाएं तो आयोटा माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा कॉमन ले लिया तो वन माइनस एन अपॉन एन, ये हमें मिला। और अल्फा का मान निकालेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो अल्फा इज इक्वल टू, फिर पक्षांतर करके हम इसे इधर ले गए, तब ये हमें वैल्यू मिलेगी कि अल्फा इज इक्वल टू एन इंटू वन माइनस आयोटा अपॉन एन माइनस वन। ये वन माइनस आयोटा अपॉन एन माइनस वन, ऊपर वन माइनस एन लिखा था की अपेक्षा एन माइनस वन लिखना ज़्यादा उपयुक्त है, और वन माइनस आयोटा, जिससे दोनों के मान पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि आयोटा का मान एसोसिएशन में लेस देन वन होता है और एन का मान ग्रेटर देन वन होता है, क्योंकि कम से कम दो अणु संयोजित होंगे, अर्थात एन का मान कम से कम दो होगा। इस वजह से न्यूमरेटर में भी वैल्यू धनात्मक हो गई, डिनोमिनेटर में भी वैल्यू धनात्मक हो गई।
तो सिग्निफिकेंसी के आधार पर इसके यहाँ इस तरीके से प्रदर्शित करना ज़्यादा सही है। और ये वैल्यू हमें मिलेगी डिग्री ऑफ एसोसिएशन की अल्फा इज इक्वल टू n इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन n माइनस 1। इस प्रकार से हम वांट्रोप गुणांक द्वारा किसी भी विलेय की वियोजन की मात्रा या अगर वो संयोजित होता है तो संयोजन की मात्रा की गणना कर सकते हैं।